द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 का टाइम पीरियड, liberalism and nationalism came to increasingly associated with revolution. अब जैसे जैसे जो है कुछ रेवोल्यूशनरीज जो है आगे आए और उन्होंने जो है इंक्रीजिंगली जो है लिबरलाइज को जो है एक सपोर्ट करा, एक नेशनलिज्म को जो है सपोर्ट करा। इन रेवोल्यूशनरीज की मदद से इन चीजों में और ज्यादा तेजी आ गई और ज्यादा जो है चीजें जो है फास्ट से बढ़ गई। अगेन हम रिलेट करेंगे, जैसे इंडिया में हमें फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिल गई थी, रेवोल्यूशनरीज का बहुत बड़ा रोल था। इन द सेम वे यूरोप में भी जब नेशनलिज्म चाहिए थी या हमें अपने या लिबरलाइज होना था यूरोपियंस को, तो उनको सबसे बड़ी मदद कहाँ से मिली थी? जो रेवोल्यूशनरीज थे। रेवोल्यूशनरीज में एक हमने कल पढ़े थे गुसेपी मजीनी, जो कि 1807 में जिनने बॉर्न हुआ था, उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज जो है फाउंड करी थी। मोटिव क्या था इन सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड करने का? जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, यानी कि जो वापिस से जो है मोनार्की को लेके आना चाहते थे, मोनार्कियल सिस्टम फॉलो करना चाहते थे, वो जो है फॉलो ना कर पाए और इन्होंने जो है इन कंजर्वेटिव्स को लाइन से हटाने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज जो है फॉर्म करी थी। एक इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी यंग इटली इन मर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आता है, अब हमारी जो नेशनलिज्म थी यूरोप की, तो उसकी बिगनिंग जो है वो फ्रांस कंट्री से हुई थी। फ्रांस ने सबसे पहले अपने आप को लिबरलाइज और नेशनलाइज करने का सोचा था, तो वहीं से ही स्टार्टिंग होती है। अब क्या हुआ था कि ठीक है कि दोबारा से जो है मोनार्कियल सिस्टम आ गया था, कंजर्वेटिव्स आ गए थे, उनका रूल जो है चलने लग गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजा महाराजा रहें, बट वहां के लोगों ने एक चीज बोल दी थी फ्रांस के, अब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो राजा महाराजा जो भी रहेंगे गद्दी पे, उनको जो है संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ेगा। अब फ्रांस को धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ, जो बेल्जियम है उन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस की बात करी, वो भी जो है जैसे ये आपका फ्रांस है, क्लियर, इसी के साथ में लगता हुआ आपका बेल्जियम है। तो अब इन लोगों ने भी जो है फ्रीडम जो है पाली थी। सेम वे उन्होंने भी क्या सोचा कि हमने भी जो है ये राजा वाला सिस्टम जो है हटाना है, हमने भी लिबरलाइजेशन लेनी है, हमने भी फ्रीडम चाहिए, हम भी अपने अकॉर्डिंग जो है चीजें करना चाहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से फ्रांस का इम्पैक्ट जो है बाकी यूरोपियन स्टेट्स पर पड़ा कि बेल्जियम ने भी जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक कौन सी कंट्री होती है? दैट इज ग्रीस, जहाँ पर की एक ट्रीटी जो है, एक संधि जो है साइन करी गई थी 1932 में। लॉर्ड बायरन कौन थे? कैन एनीवन टेल? लॉर्ड बायरन, हु इज लॉर्ड बायरन? मैम पॉलिटिशियन थे। ओके, हर्षिका गौतम। यस यस हर्षिका। इंग्लिश पोएट। ओके, जयदीप। मैम एक जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया था लॉर्ड बायरन। आई एम आस्किंग हु इज ही लॉर्ड बायरन? जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया था, ओके, जिसमें बोला था कि ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया है। ओके, ग्रीक को जो है एक नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज ग्रीस, ऑल्सो नोन एज कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन।
यूरोपियन ऑफ सिविलाइजेशन इसीलिए जो है बोला जाता है, ग्रीक से जो है जितना भी आपका पूरा यूरोप था, उनकी जो है डेवलपमेंट जो है शुरू हो गई थी विद द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस कंट्री। जितनी भी डेवलपमेंट, जितनी भी बाकी की कंट्रीज रह गई थी, तो उनकी डेवलपमेंट जो है यहाँ से शुरू हो गई थी। इसलिए ग्रीस को जो है कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है बोला जाता है। ग्रीक वॉज अंडर द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो ऑटोमन एम्पायर के जो एक इस्लामिक रूलर थे, उनके अंडर आ गया था ग्रीक। अब हुआ क्या था, ये आपका ग्रीस है, इसके ऊपर वाली जो कंट्रीज थी, पोजीशन बता रही हूँ मैं क्या थी, इसके ऊपर वाली कंट्रीज जो थी वो सारी क्रिश्चियन कंट्रीज थी, और इसके नीचे जो है सारी इस्लामिक स्टेट्स थी। ग्रीस को सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि उनको जो है इस इस्लामिक स्टेट से जो है छुटकारा दिलवाना था। वो चाहते थे कि हमें जो है इस्लामिक स्टेट से जो है एक जो है फ्रीडम चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि इस्लामिक रूलर जो है उनके अंडर जो था ग्रीक था आपका। अब जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इनको जो है लड़ने में किनकी सबसे ज्यादा मदद, जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद करी थी, वो कौन कौन थे? ओके, हर्षिका। किनका रोल अहम रहा था ग्रीक को जो है इंडिपेंडेंस दिलाने में? चलिए, आपका ग्रीक दैट वाज अंडर इस्लामिक रूलर, जो खलीफा थे उनके मुस्लिम के जो खलीफा थे उनके रूलर थे। अब हुआ क्या था, इस वॉर को लड़ने में जो यूरोपियन कंट्रीज थी, एज ए सेड की जो ग्रीक की जो डाउन पोजीशन थी, उसके साथ आपकी सारी की सारी इस्लामिक स्टेट्स थी, और इनका ही रूल जो है ग्रीक में चलता था। तो अब इनको फ्रीडम चाहिए थी इन लोगों से। तो यूरोपियन की जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने जो है मदद करी थी ग्रीस को जो है ये वॉर लड़ने में, ये इंडिपेंडेंस जो है दिलाने में। लॉर्ड बायरन वो पर्सन थे जिन्होंने जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो है फंड्स इकट्ठे करे थे, और फंड्स इकट्ठे करने के बाद जो है वो लड़ने गए, और वहां पर जो है उनकी तबीयत जो है खराब हो गई थी, और उनकी जो है डेथ हो गई थी लॉर्ड बायरन की। नेक्स्ट आता है, अब धीरे धीरे फीलिंग सबके अंदर, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ग्रीस ने भी ले ली, इधर बेल्जियम को भी मिल गई, फ्रांस से तो बिगनिंग हो ही गई थी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज और भी तेज। नाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसमें एक वर्ड यूज होता है रोमांटिज्म। यहाँ पर इस चीज का क्या मीनिंग है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग? कैन एनीवन टेल? हर्षिका बोलो बेटा। Love and emotion for our country. वेरी गुड। जयदीप? Ma'am, Romanticism was a cultural movement which rejected the spread of nationalism through science and technology. It accepted, yes, ma'am, through science and technology, and it accepted nationalism through art and love. Yes. अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो एक ये रोमांटिक वर्ड को जोड़ा गया है, दैट इज इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, जो आपके देश के प्रति भावना है, जो आपका देश के प्रति एक बोलते हैं एक कंसर्न। रोल ऑफ कल्चर, आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज, इनके थ्रू जो है लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिज्म की जो भावना जो है वो जनरेट करी गई, एक रोमांटिक इमेजिनेशन उनके अंदर जो है क्रिएट करी गई। और वहाँ के लोगों का कल्चर, अब क्या होता था कि किंगडम्स जो होती थी ना, हर किंगडम में क्या होता था, फॉर एग्जांपल ये 4 किंगडम्स हैं,
ये 4 किंगडम्स का इनका कल्चर अलग, इनकी लैंग्वेज अलग, इनका कल्चर अलग, इनकी लैंग्वेज अलग, अगेन इनका कल्चर और लैंग्वेज अलग, इनका कल्चर और लैंग्वेज। अगर हमें एक कंट्री बनना है, अगर हमें यूनाइट होना है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि हमें जो है सब लोगों को इकट्ठे होके एक कल्चर होना जरूरी है। आर्ट, पोएट्री, उसके थ्रू जो है, स्टोरीज के थ्रू जो है नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं जो लोगों के अंदर जो है पैदा करी गई। नेक्स्ट आता है जॉन गॉटफ्रेड डेस्कवॉल। ये डेस्कवॉल के कंसेप्ट को जो है लेके आए थे। क्या था ये डेस्कवॉल कंसेप्ट? डेस्कवॉल कंसेप्ट इज ये जो नेशन है वो लोगों का है, इट इज पीपल्स नेशन, यानी कि उनको जो है जर्मन कल्चर से जो है जोड़ा जाए। वो जो जर्मनी के लोगों के अंदर रहता है कल्चर से जो है सारे के सारे लोगों को जो है इकट्ठा करा जाए, यूनाइट करा जाए। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ जॉन गॉटफ्रेड। नेक्स्ट आता है पोलैंड के एक रूलर थे कैरल कार्पिंस्की, और इन्होंने किस चीज का सहारा लिया लोगों को यूनाइट करने में? दैट इज ओपेरा म्यूजिक। ये जो है ओपेरा आपने सुना होगा कि एक बहुत लंबी सी आवाज जो है निकाली जाती है। तो कैरल कार्पिंस्की इन्होंने जो है म्यूजिक का सहारा लिया पोलैंड के लोगों को जो है जोड़ने। नेक्स्ट, रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन पोलैंड। अब जो पोलैंड के लोग थे उनको जो है किस चीज ने सबसे ज्यादा मदद करी थी? दैट वाज लैंग्वेज। अगेन हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज होती थी, तो वो ये चाहते थे कि पोलैंड जो है एक कंट्री बने, एक लिबरलाइज हो, और वहां के लोग जो है एक ही लैंग्वेज को जो है बोले। तो एक ही लैंग्वेज से जो है उन्होंने जो है नेशनल सेंटिमेंट्स को जो है इंक्रीज करा था। अब नेशनलिज्म हर जगह बढ़ चुकी थी, धीरे धीरे जो है कंट्रीज को जो है इंडिपेंडेंस मिल रही थी, अपने आप को डेमोक्रेटिक हो रहे थे, रिपब्लिक हो रहे थे। बट इन सब के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आई, वो ये सामने आई, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है लोगों की बढ़ती गई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किससे है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी। अब बेरोजगारी बढ़ी तो जो फूड प्राइसेस थे वो भी आपके इंक्रीज हुए। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म होता है बेटा पॉवर्टी। ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा जो है फ्रांस में आई कि पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी, और जो है जितने भी खाने को कुछ नहीं था, देन उनके प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ेंगे। अब इन तीनों को जब क्लब करा गया तो क्या सामने आया कि देश में जो है पॉवर्टी जो है बढ़ती जा रही है। तो फ्रांस के लोगों ने क्या सोचा कि हम जो है रिवोल्ट करें। रिवोल्ट करा गया, और उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे वो लुइस फिलिपे ही वाज इन पावर। लुइस फिलिपे जो है पावर में थे, और जो फ्रांस के लोग जो थे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे इस चीज से, और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करा। और लुइस फिलिपे वाज फोर्स टू फ्ली। उनको जो है फोर्स टू फ्ली मीन छोड़ के भागना पड़ा। ये राजा हुआ करते थे, लोगों के अंदर इतना जोश हो गया था, इतना जोश हो गया था कि यहाँ पर क्या हुआ कि उनको अपनी गद्दी, अपना सिंहासन जो है लुइस फिलिपे को जो है छोड़ के जो है भागना पड़ा। क्योंकि अब लोगों के दिमाग में ये हो गया था कि अब जो है यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं है, अब हम फ्री हैं, अब हम फिर से जो है रिपब्लिक हो जाएंगे। अब सीधी सी बात है, राजा को भगा दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी नहीं रहेगा, और क्या चीज होगी, हम जो है लिबरल हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लोग कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, बट वो चाहते थे कि राजा जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। नेक्स्ट रिजल्ट क्या हुआ
फिर नेशनल असेंबली जो है प्रोक्लेम्ड एज रिपब्लिक। अब नेशनल असेंबली बनाई गई, लोग क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए, फ्री हो गए, डेमोक्रेटिक हो गए। देन ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे जो रिवोल्ट हुआ था वो पर्टिकुलरली हंगर हार्डशिप को लेके ही था, कि लोगों के लिए कमाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है। पर्टिकुलरली इस चीज को लेके रिवोल्ट नहीं था। एक रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ वेवर्स इन सिलेशिया। तो इन्होंने भी जो है रिवोल्ट जो है करना जो है 1845 में जो है शुरू कर दिया था। और जो रीजन जो बना था, जितने भी वेवर्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जो है इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इन लोगों को जो है सही दाम जो है, वेवर्स जो है इनको सही दाम ना मिलने के कारण इन्होंने भी जो है रिवोल्ट शुरू कर दिया। कहने का मतलब देखा देखी क्या हो गया, हर पर्सन जो है अपनी आजादी की लड़ाई जो है लड़ने लगे, अपनी जो है फ्रीडम के लिए जो है लड़ने लगे। सिलेशिया के लोग भी जो है इसके लिए जो है लड़ाई करने लगे और उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। यानी कि अब जो रेवोल्यूशन जो है अब जो है पूरी फ्रीडम पाने के लिए जो है करा गया था। नाउ सिचुएशन जो थी बिफोर रिवोल्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास। अब आपको मैंने बताया था कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक थे एरिस्टोक्रेट और दूसरे थे मिडिल क्लास जो है इमर्ज होके आने लगी थी। और जो मिडिल क्लास है इन एरिस्टोक्रेट, ये जो एरिस्टोक्रेट थे रिच क्लास के लोग थे, जैसे जैसे ये लोग अपने ट्रेड में आगे बढ़े, जैसे जैसे इन्होंने इनके पास ट्रेड से पैसा आना शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। तो वही ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जो लिबरल मिडिल क्लास थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन जो है रहा था। उनकी डिमांड थी, दे डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। अब जो है वो नेशन स्टेट की जो है डिमांड कर रहे थे। किन प्रिंसिपल्स पे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे। पहले जो था ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है डिमांड कर रहे थे कि इन एरिस्टोक्रेट से जो है, अब ये प्रॉपर एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाह रहे थे कि एक प्रॉपर पार्लियामेंट हो, उसकी डिमांड कर रहे थे। एक प्रॉपर नेशन स्टेट हो जहाँ पर कि एक पार्लियामेंट के प्रिंसिपल्स हो, उस अकॉर्डिंग जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है चले। तो दिस वाज द डिमांड दैट वाज पुट फोर्थ बाय मिडिल क्लास पीपल। नेक्स्ट, मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रोस्पर्स आर्टिसंस। अब धीरे धीरे जैसे ये नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, इन्होंने आवाजें उठानी शुरू कर दी थी। तो और किन किन लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन हो गया। देन जितने भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे वो भी आगे आगे, जितने भी कलाकार थे, जितने भी आर्टिसन थे, वो लोग भी सामने आए। और इन लोगों ने क्या करा, एक फ्रैंकफर्ट प्लेस है, वहां पर एक सेंट पॉल नाम का चर्च है, वहां पर जो है ये सारे के सारे लोग जो है इकट्ठे हुए और नेशनलिज्म की जो है डिमांड कर रहे थे, लिबरलाइजेशन की जो है ये लोग डिमांड कर रहे थे। ये क्या चाह रहे थे कि जो जर्मनी है, जितने भी जर्मन के लोग थे, अब उन लोगों को फ्रीडम चाहिए थी। वो लोग इकट्ठे हुए एक चर्च में, वहां पर जो है इन्होंने जो है नेशनल असेंबली जो है डिमांड करी कि एक जर्मन की नेशनल असेंबली होनी चाहिए। देन उस टाइम पे किंग हुआ करते थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, ये राजा हुआ करते थे। मोटिव क्या था, इनको हटाने का, या फिर दूसरा मोटिव ये था कि अगर ये रहते हैं तो इनको जो है एक प्रॉपर जो है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एक इसको हमें जो है जर्मन को जो है नेशन स्टेट जो है बनाना है। अब आता है, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक पिक्चर देखी होगी जहाँ पर कि लोग इकट्ठे हुए में हैं, जर्मन के जितने भी लोग जो है गैदर हुए हैं, क्या हुआ था कि उस पिक्चर में कुछ वुमेन जो थी वो भी खड़ी हुई थी। वुमेन को पार्टिसिपेशन तो दे दिया गया था, लेकिन उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनके राइट्स के लिए कोई भी चीज नहीं हुई, सिर्फ उनको जो है उसका पार्ट बना दिया गया, ठीक है तुम भी इस चीज का पार्ट हो, लेकिन उनकी जो है मानी नहीं गई।
उनको जो है बोलने नहीं दिया गया, उनके राइट्स की कहीं भी जो है बात नहीं हुई थी। सो नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस कि क्या जो ये जर्मन वाला, जो जर्मन के लोग जो हैं फ्रीडम चाहते थे, लिबरलाइजेशन चाहते थे, वाज इट अ फेलियर और सक्सेस? क्या ये फेलियर रहा या फिर ये सक्सेस रहा? नाउ आंसर मी दिस। अकॉर्डिंग टू दिस 1848 में जो है, जो जर्मन के लोगों ने डिमांड करी थी, लिबरल मिडिल क्लास सबसे पहले इसमें सामने आए, फिर धीरे धीरे करके जो है बिजनेसमैन इकट्ठे हुए, आर्टिसन इकट्ठे हुए, जनरल नेशनल असेंबली की डिमांड करी, और उस टाइम पे राजा हुआ करते थे फ्रेडरिक विलियम। क्या ये इनका रेवोल्यूशन सक्सेस रहा या फेलियर रहा? हैंड रेज फटाफट जल्दी। Can anyone tell, was it a success or a failure? ये एक सक्सेसफुल रहा था, फेलियर रहा था? देखिए, जब इन लोगों ने फ्रेडरिक विलियम के पास आए कि हमारी जो है एक नेशन स्टेट होनी चाहिए, हमें जो है जर्मन को जो है एक नेशनल असेंबली जो है प्रोवाइड करी जाए, तो जब इन्होंने ये चीजें इनके सामने डिमांड जो है रखी, क्या करा फ्रेडरिक विलियम ने? मिलिट्री बुला ली। ये जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे ना, उस मिलिट्री से इन लोगों को जो है पिटवा दिया, भगा दिया गया। तो जो ये लोग थे, जो ये फ्रीडम की बात कर रहे थे, जो ये लिबरलाइज की बात कर रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं ये जो रेवोल्यूशन है वो फ्लॉप हो गया था, बिकॉज क्योंकि फ्रेडरिक ने जो है इस में जो है मिलिट्री का इस्तेमाल करा था, और मिलिट्री के इस्तेमाल से क्या करा कि उन्होंने जो है जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनको जो है भगा दिया गया। सो इट वाज अ फेलियर। ये जो है रेवोल्यूशन जो है फेलियर रहा था जर्मन के लोगों के लिए, लेकिन लोगों के अंदर नेशन की फीलिंग जो है वो अभी भी थी, वो टूटी नहीं थी। नेक्स्ट आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब जितने भी जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव मीन्स जो मोनार्की को वापस लेके आना चाहते थे, जो लेके आए थे, जो ओल्ड सिस्टम पे जो है वर्क करते थे, इन कंजर्वेटिव ने जो है नेशनल सेंटिमेंट, उनको अब एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये जितने भी नेशनलिस्ट हैं, जिन लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना है, क्यों ना इन्हीं लोगों को जो है आगे लेके आया जाए, क्यों ना इन लोगों को जो है यूटिलाइज करके जो है यूनिफाइड जो है करा जाए। नाउ दो एस्पेक्ट्स आते हैं, नाउ जर्मनी और इटली। मूवमेंट अंडर ओटो वन बिस्मार्क, एक मूवमेंट जो है चलाई गई थी, एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जर्मनी के, दैट इज ओटो वन बिस्मार्क। अब इन्होंने क्या करा कि मिडिल क्लास का जो रिवोल्ट था वो तो फेल हो गया था, तो इन्होंने जर्मनी का जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर्सन ने अपने सिर पे ले ली कि अब मैं जो है जर्मनी को जो है फ्रीडम दिलवाऊंगा, लिबरलाइज करूंगा। तो इन्होंने जितने भी जर्मन स्पीकिंग रीजन थे उनको जो है अपने साथ जोड़ लिया, और 7 इयर्स तक इन्होंने लड़ाई करी। टिल 7 इयर्स तक इन्होंने 3 वॉर्स जो है लड़ी, और रिजल्ट ये रहा कि वो तीनों की तीनों लड़ाइयां जो हैं जीत गए, क्योंकि इन्होंने एक चीज देखी थी कि जितने भी जर्मन रीजन्स हैं उन लोगों को जो है इन्होंने उनकी मदद से 7 साल तक जो है इन वॉर्स को जो है लड़ा गया, किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। Now, in January 1871, William I was proclaimed as German Emperor. अब अनदर राजा आए, विलियम वन, उनको जो है एक जर्मन एम्परर जो है बना दिया गया, एक जर्मन का जो है राजा जो है बना दिया गया था। मोटिव वॉज, ठीक है हम ये राजा बनाते हैं ये, बट इनको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वाज द सेइंग ऑफ द पीपल ऑफ द जर्मनी।
प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब नेशन को आगे की तरफ ले जाया गया, उनकी बिल्डिंग जो है करी गई विद द हेल्प ऑफ दिस। अब इसमें क्या क्या चीजें लेके आए, अब ये विलियम वन थे, क्या सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लेके आए, सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम ये लेके आए। तो इस तरीके से जो देश की जो है बिल्डिंग जो है शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है कि इटली की जो है वो उनकी किस तरीके से रही थी। स्ट्रक्चर बिफोर यूनिफिकेशन, मतलब यूनिफिकेशन में इकट्ठा करना। रोल इन यूनिफिकेशन इटली का क्या रहा था। अब ये 4 रूलर्स थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहा था। दीज 4 रूलर्स, विक्टर इमैनुअल, चीफ मिनिस्टर केवोर, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी एंड गिउसेप्पे मज़ीनी। गिउसेप्पे मज़ीनी का बिल्कुल बिगनिंग में, चैप्टर की बिगनिंग में मैंने आपको इनका रोल बताया था, गिउसेप्पे मज़ीनी का, कि किस तरीके से सबसे पहले रेवोल्यूशनरी यही रेवोल्यूशनरी थे जो जिन्होंने सबसे पहले जो है एक सीक्रेट सोसाइटीज जो है फाउंड करी थी और चीजें जो है इन्होंने डेवलप जो है करी थी। सो इटली को फ्रीडम दिलाने में, इटली को लिबरलाइज करने में इन चारों के चारों का जो है रोल जो है काफी था। नेक्स्ट हमारा आता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ये स्ट्रेंज केस क्यों कहा गया, क्या कोई बच्चा बताया जा सकता है। फ्रांस के बाद क्या है, धीरे धीरे देखो जर्मनी ने, इटली ने फ्रीडम ली, क्लियर। देन आपकी जो है फ्रांस, देन सिलेशिया के वेवर्स ने, धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज फ्रीडम की तरफ बढ़ रही थी। अब बारी आती है ब्रिटेन की। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के केस में स्ट्रेंज केस क्यों था। अब इन लोगों को भी लिबरलाइज होना था, इनको भी अलग से अपनी कंट्री चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, नेशनलाइज होना था इनको। इनका स्ट्रेंज केस इसलिए था कि इन्होंने खून खराबा नहीं करा था, ब्लडी वॉर्स नहीं करी थी इन्होंने पीसफुली, शांतिपूर्वक जो है फ्रीडम जो है ली थी। अब क्वेश्चन आता है कैसे, वाई का आंसर मैंने आपको दे दिया कि स्ट्रेंज केस क्यों था ब्रिटेन का, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन ब्लडी वार्स। इन्होंने जो है पीसफुली मेथड जो है अडॉप्ट करा था। कैसे करा था, एक इन्होंने एथनिक ग्रुप्स बनाए थे ब्रिटिश आइल्स के, जिसमें कि इंग्लिश के लोग, इंग्लैंड, वेल्श होता है वेल्स कंट्री, स्कॉटलैंड, इरिश आयरलैंड, इनको जो है गैदर करा गया, इकट्ठा करा गया। और यहाँ पर एक एरो लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ इंग्लिश। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश में यहाँ पर ये नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश बोली या इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रमोट करा। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इंग्लिश की जो है ग्रोथ जो है कैसे हुई थी। यहाँ पर एक कंट्री की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, ब्रिटेन के लोगों की, क्योंकि उनका मीडियम भी, उनकी लैंग्वेज भी जो है वो इंग्लिश ही है। ओके, यस, हर्षिका गौतम बोलो बेटा। Growth of wealth and power. ग्रोथ ऑफ Wealth and power. ओके ओके। अब ब्रिटिश आइल्स पर जो है ये अलग अलग जो है ग्रुप रहा करते थे, जहाँ पर कि इन अलग अलग ग्रुप्स ने क्या करा, अप टू सम एक्सटेंट इट इज राइट की ग्रोथ वेल्थ एंड पावर, अप टू सम एक्सटेंट। कैसे हुआ था कि ट्रेड जो है ये लोग जो है करते थे, तो इन्होंने जो है ट्रेड को जो है इंक्रीज करा। ट्रेड को इंक्रीज करके अब जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ेगा तो आपके पास जो है पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा तो आपके पास पावर आएगी।
इस मेथड पे जो है ये लोग जो है इकट्ठे हुए थे, बड़े थे। नेक्स्ट, इंग्लिश पार्लियामेंट इन 1688, इन्होंने अब जो है इंग्लिश पार्लियामेंट में जो है 1688 में जो है नेशन स्टेट की जो है डिमांड करी थी, एक एक्ट लेके आए थे 1707 का, दैट इज बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। अब उस टाइम पे क्या करा गया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन दोनों कंट्रीज को जो है इकट्ठा करके एक कंट्री बना दी गई, दैट इज नोन एज यूके ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस एक्ट में, अंडर दिस एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के बीच में क्या हुआ था कि इन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को जो है यूनाइट कर दिया, इकट्ठा कर दिया और एक जो है कंट्री बना दी गई, ग्रेट ब्रिटेन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। फिर 1801 में क्या हुआ था, क्या इनकॉर्पोरेट की आयरलैंड कंट्री को जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया था, अपने अंदर जो है ले लिया था। जितनी भी राजा के हाथ में जो पावर्स थी, इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो है पावर जो है ले ली थी, जो वहाँ के राजा थे, और राजा को जो है पावर जो है डाइल्यूट करनी पड़ी। इन्होंने जो है अपना एक जो है कंट्री बना ली, एक अपनी जो है प्रॉपर जो है स्टेट बना ली। नाउ फॉर गोइंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन, एक जो है फिर एक नया ब्रिटिश नेशन जो है बना, ब्रिटिश फ्लैग बना, उनका जो है नेशनल एंथम बना। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से जो है हमारा जो है ग्रेट ब्रिटेन है, उन्होंने जो है फ्रीडम जो है अटेन करी थी, अपनी कंट्री जो है बनाई थी। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, पर्सोनिफाइंग द नेशन। हाउ कैन एनीवन टेल? अभी मैंने आपको वुमेन का जो है रोल बताया था कि वुमेन पार्टिसिपेशन का क्या रोल था, वुमेन को कितना जो है सिर्फ उनको खड़ा करा गया था। तो नेशन को जो है किस तरीके से विजुअलाइज करा गया, किस तरीके से पर्सोनिफाई करा गया। कैन एनीवन टेल हाउ? नाउ द रोल ऑफ, एक छोटा सा ही रोल है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ फीमेल एलिगरी, जिन वुमेन का अभी तक सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन था, तो उनको जो है एक्टिवली जो है फॉरवर्ड करा गया, आगे लेके आया गया। उनको जो है फ्रांस में जो है जैसे कि मैरियानी थी वो आगे आई, जर्मन में आपकी जर्मनिया जो थी वो आगे लेके आई, नेशन की बिल्डिंग के लिए, नेशन को जो है ऊपर लेके आने के लिए। कुछ सिंबल्स हैं ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए होंगे। दिस इज लास्ट की ब्रोकन चेन ट्रीट करी गई इम्पोर्टेंस। There are certain symbols that are used during that period of time, तो वो सिंबल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए होंगे। यहाँ पर जो है अब आपका चैप्टर वाइंड अप होता है, सो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैम नाउ जस्ट ओके, having any doubt can ask, otherwise I'll take your attendance. This chapter is done. So I'm unmuting everyone. Having any doubt, that also you can ask. And another is, please be ready for the attendance. Jai Surya, Rohit,
बलजिंदर सिंह, Present, ma'am. जॉयदीप, पवित्र सिंह, Ma'am. उज्जवल, Present, ma'am. मुकुल, आर्यन सैनी, इंद्रजीत सिंह, Present, ma'am. गुरमीत सिंह, Present, ma'am. राजवीर सिंह, Present, ma'am. कर लीजिए राजवीर, ललित कुमार, अजय, Yes, ma'am. अंश पांडे, नवजोत सिंह, विनय Present, ma'am. कुमार, ओके, विनय कुमार, Present, ma'am. हर्षिका, Present, ma'am. जशनदीप, Present, ma'am. अमन रावत, अमर कुमार, अमन रावत, अमर कुमार, नमन, I think there must be some, I guess, network issue. Swanjeet Singh, Present, ma'am. Arpanjeet Singh, Present, ma'am. okay, is anyone left for the attendance? क्या अटेंडेंस के लिए कोई बचा रह गया है? वो अटेंडेंस, आर्यन सैनी, बेटा नाम बोला है आर्यन सैनी आपके, तो Ma'am, present. आपका नाम बोला था आर्यन सैनी. Anyone else? Okay, we'll start another chapter. हाँ जी, विनय इज सेइंग कि मैम आप एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हो? जी बिल्कुल, एनसीईआरटी का ही डाटा है, एनसीईआरटी का ही डाटा है. थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आपको जो है ये नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं. सो क्वेश्चन इस तरीके से देखो, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस का पार्ट भी तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस की बिल्डिंग कैसे हो सकती है और ये नोट्स आपको किस तरीके से मदद करेंगे. इस एक चीज बोलती हूँ कि प्लीज कॉपी पेन लेके बैठा करो, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ ये लिख लिया करो, ये नोट्स में बहुत मदद करेंगे. फॉर एग्जांपल अब वो पूछेंगे कि ब्रिटेन ने जो है उन्होंने अपने आप को लिबरलाइज कैसे करा था, और या फिर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या है, तो वहां पर आप ये चीजें डिस्क्राइब करोगे कि रीजंस क्या बना था कि दे डोंट बिलीव इन ब्लडी वॉर्स, पीसफुली ग्रेजुअली जो है उन्होंने अपने आप को नेशनलाइज करा था. हाउ, कैसे जितने भी ब्रिटिश आइल्स के जो ये ग्रुप्स थे उन्होंने इकट्ठा करा, कैसे जो है ट्रेड के माध्यम से जो है फिर ट्रेड जो है करके जो है पैसा जो है ट्रेड से पैसा आया, पैसे से क्या आई, फिर इन लोगों के पास पावर आई, कैसे इन्होंने जो है लिबरलाइज करा, फिर इंग्लिश पार्लियामेंट का क्या रोल था, क्लियर. देन एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जो हैं आप जो है उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. तो इसमें जो है आपको प्रॉपर एक सिंपलेस्ट वे में डाटा दिया है. अब एनसीईआरटी के बुक में ये हो जाएगा कि आप पेजेस के पेजेस पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक पॉइंट्स के फॉर्म में लर्न करना ज्यादा आसान है. मुझे लगता है कि पॉइंट्स के फॉर्म में लर्न करना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, और अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये पॉइंट्स इसमें करे थे, हम लिख सकते हैं.
कैसे उन्होंने जो है अपना फ्लैग बनाया, नेशनल एंथम एंड सो ऑन। देन यहाँ पर मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली कैसे बनी, कैसे नेशनल सेंटिमेंट्स जो हैं बढ़ाए गए बाय कंजर्वेटिव्स, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अभी कंजर्वेटिव्स को एक चीज समझ में आ गई थी कि इन लोगों को जो है आगे लेके चलना पड़ेगा, तो क्यों ना इन्हीं को साथ में लेके जो है काम करा जाए। जर्मनी में आप ये पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन कर सकते हो सारे 4, और इटली के लिए आप ये पॉइंट्स जो है बता सकते हो कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। यहाँ पर आपका आ गया नेशनलिज्म, जर्मन की नेशनलिज्म। क्लियर कि जर्मन ने अपने आप को किस तरीके से, फिर यहाँ पर आप सबसे पहले कंट्रीब्यूशन बता सकते हो मिडिल क्लास का, कैसे उन्होंने, दूसरा आप पॉइंट डाल सकते हो कि क्या डिमांड उन्होंने क्रिएट करी थी कि वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स जो है चाहते थे। देन इसमें आप बिजनेसमैन कैसे इमर्ज होके आए, कैसे जो है आर्टिसंस जो है उन्होंने भी लिबरलाइजेशन की डिमांड करनी शुरू कर दी, तो ये सारा। देन आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि फ्रैंकफर्ट प्लेस में सेंट पॉल चर्च था, वहां पर ये लोग इकट्ठे हुए, देन जर्मन को जो है एक नेशनल असेंबली जो है बनाया गया, देन वो राजा के पास गए, फ्रेडरिक विल्हेम, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा था, जो फ्रेडरिक विल्हेम थे इन्होंने क्या करा, जैसे ये लोग जो है लेके आए इनके पास कि हमें तो जी अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या हमें लिबरलाइज होना है, तो इन्होंने कैसे जो है मिलिट्री की मदद से इस राजा ने जो है इनको जो है वापिस भगा दिया, पिटाई करवा के वापिस। तो इसलिए जो है ये जो रेवोल्यूशन था इनका मिडिल क्लास का फेल हो गया था जर्मन के लोगों के द्वारा। क्लियर। देन वुमेन का राइट क्या था कि हाँ वुमेन को पार्टिसिपेशन दिया गया, बट उनको बोलने का या उनका ऐसे कोई राइट नहीं था, बट उनको पार्टिसिपेशन दिया गया था। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, तो आपने यही पॉइंट्स लिखने, इनको एक्सप्लेन करना है। देन हंगर, हार्डशिप, अब नेशनलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे थे, रेवोल्यूशनरीज आगे आ रहे थे, चीजें हुई, फ्रांस से स्टार्टिंग हुई, देन बेल्जियम को मिली, देन ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिली, देन आपके जो है किस तरीके से लोगों के अंदर थ्रू रोमांटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे जो है उसमें आप ये चारों पॉइंट्स लिख सकते हो। अब यही पॉइंट जो है बड़े बड़े होंगे आपके एनसीईआरटी में, तो वो मुश्किल हो जाएगा आपको लिखना, इसलिए ये एक नोट्स इजी वे में आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा यहाँ। देन आप बता सकते हो कि हम जब नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, तो एक जो पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था दैट इज रिलेटेड टू हंगर, हार्डशिप, जो फ्रांस के लोग थे उनको सरवाइव करना जो है मुश्किल हो रहा था, तो किस तरीके से, उसका रीजन क्या हुआ आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती गई, देन फूड प्राइसिंग भी इंक्रीज हुई, देन वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, जिससे क्या कंट्री में क्या हो गया, पॉवर्टी हो गई। फिर अब पॉवर्टी हो गई तो वहां के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ, उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे वो लुइस फिलिप हुआ करते थे, उनको जो है अपना पद जो है छोड़ के भागना पड़ा, और नेशनल, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली जो है उसने जो है प्रोक्लेम कर दिया कि वी आर रिपब्लिक और वी आर फ्री। देन इसमें आप एक और रिवोल्ट डाल सकते हैं, दैट इज वेवर्स इन सिलेशिया, कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है इनको जो है कम दाम दे रहे थे, और ये भी रिवोल्ट जो है करा गया था लोगों के द्वारा। These two are the important revolts. So जब भी इस नोट्स को पढ़ना तो इस तरीके से। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।